पिछले काफ़ी सारे सेशन से हमने जीएसटी के बेसिक सिनेरियो की जानकारी ली। इसमें हमने ये भी जाना कि भारत में बिजनेस किस प्रकार किया जाता है या कौन कौन से सिनेरियोज हैं, टैक्सेशन सिस्टम क्या है भारत में, किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेड है, जीएसटी आएगा तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम किस प्रकार से आने वाला है भारत में, क्योंकि जीएसटी के साथ ही ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम शुरू हो जाएगा। आप अपने बिजनेस को किस प्रकार से जीएसटी में रजिस्टर करा सकते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हमने पिछले सेशन में ली। इस सेशन में हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि टैक्स सिस्टम जो भारत में ऑलरेडी है और जीएसटी आने के बाद दोनों में किस तरह का अंतर आने वाला है और किस प्रकार से हम बिलिंग या किस प्रकार से हम टैक्स इनपुट क्रेडिट को प्राप्त करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें हम सारा प्रैक्टिकल रूप में इस एग्जाम्पल को समझेंगे। मेन एग्जाम्पल पर जाने से पहले हम थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, अर्थात हम पहले टैक्सेस की जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार टैक्स आप प्राप्त करते हैं या किस प्रकार आप टैक्स पे करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, बिल्कुल डीलर ए है हमारे पास, जिसके पास एक 100 रुपये की कॉस्ट का प्रोडक्ट है, वह 20 रुपये अपना मार्जिन जोड़ता है और साथ में 30 रुपये उस पर टैक्स ले लेता है, जिसको भी ये ए माल बेचेगा। तो टोटल 150 रुपये इसने प्राप्त किए, जिसमें 30 रुपये टैक्स भी था। डीलर बी ने इसी माल को खरीदा 150 रुपये में, जिसमें 30 रुपये टैक्स पे कर चुका है, अर्थात डीलर बी ऑलरेडी 150 रुपये वाले माल में 30 रुपये टैक्स भी पे कर चुका है। प्रॉफिट जोड़ा इसने 20 रुपये और आगे जिसको इसने माल बेचा उससे 40 रुपये टैक्स के लिए, टोटल 210 रुपये। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि डीलर बी ने 40 रुपये प्राप्त किए सेल पे टैक्स के रूप में और 30 रुपये ऑलरेडी ये पे कर चुका है टैक्स के रूप में ए को। तो यहाँ पे यदि 40 में से माइनस कर दिया जाए 30 को, तो आपके पास 10 रुपये रह जाएंगे। ये 10 रुपये जो टैक्स है ये डीलर बी को जमा करवाना है गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने असल में इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है डीलर बी को, क्योंकि डीलर बी ऑलरेडी 30 रुपये टैक्स के रूप में पे कर चुका था जब इसने माल ए से लिया था, क्योंकि देखिए 150 रुपये में 30 रुपये शामिल थे। तो इस तरह से ये जो आपको टैक्सेशन में क्रेडिट मिलता है इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। जब आप परचेज पे कोई टैक्स पे कर चुके होते हैं तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सभी तरह के टैक्सेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। इसकी जानकारी हम इस एग्जाम्पल में भी समझने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल दिए गए हैं। सबसे ऊपर वाला जो टेबल है वो हमारे पास विदाउट जीएसटी, अर्थात जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम है उसके आधार पर कार्य करेगा। नीचे जो टेबल दिया गया है दूसरे वाला, इसमें यदि आप देखें तो ये हमारे पास कैलकुलेशन जो शो करेगा वो जीएसटी बेस्ड, अर्थात जीएसटी के साथ करेगा। आइए सबसे पहले ऊपर वाले एग्जाम्पल को हम क्लियर करते हैं। यह जीएसटी के बिना है, अर्थात यहाँ पे जीएसटी का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पे हमने उन टैक्सेस का प्रयोग किया गया है जो प्रेजेंटली इंडिया में प्रयोग किए जा रहे हैं। अब यहाँ यदि आप देखें तो हमारे पास, इसको पहले पूरी तरह से समझते हैं। ऊपर की तरफ डीलर आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट, एक डीलर जो प्रॉफिट जोड़ता है 20% माना गया है सेलिंग प्राइस, उसके पश्चात कुछ टैक्सेस दिए गए हैं जैसे एक्साइज, सीएसटी और वैट। फाइनली टैक्सेस को जोड़ के जो प्राइस आता है, टैक्स जो आप पे करते हैं अपनी परचेज पे, टैक्स जो आप रिसीव करते हैं सेल पे, और फाइनली जो आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। हम यहाँ से हरियाणा से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे पास हरियाणा और पंजाब 2 स्टेट्स हैं। सबसे पहले ए डीलर जिसके पास 1000 रुपये की कॉस्टिंग का प्रोडक्ट है, वह अपना 20% मार्जिन जोड़ता है, अर्थात 200 रुपये, और 1200 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। अभी के टैक्सेशन सिस्टम में यदि हम बात करें तो हम इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, और क्योंकि यह मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट है मान लीजिए, तो इस पे 12% टैक्स 144 रुपये हो जाता है। ध्यान दीजिए टैक्स जो है वो सेलिंग प्राइस पे लगा है, 1200 के ऊपर 12% टैक्स लगा है, और यदि हम देखें तो फाइनल प्राइस हमारे पास 1344 रुपये, जो कि आपके पास सेलिंग प्राइस और एक्साइज का जो टैक्स है दोनों को जोड़कर आ गया है। फाइनली इस ए डीलर ने जो टैक्स प्राप्त किया है जब इसने ये प्रोडक्ट को बेचा है 144 रुपये, उसको ही इसे पे करना है, अर्थात जो पे टैक्स रहेगा ए डीलर के लिए 144 रुपये रहेगा। लेकिन जैसे ही हम दूसरी रो में आते हैं तो बी डीलर को जो कॉस्ट पड़ता है इस प्रोडक्ट का 1344 रुपये, क्योंकि बी ने इसे 1344 रुपये में खरीदा है टैक्स पे करके। इसमें इसने 20% प्रॉफिट अपना जोड़ा और इसका प्राइस हो गया 1613 रुपये। अब इसमें टैक्स के रूप में वैट को जोड़ा गया है जो कि 5% है मान लीजिए इसके प्रोडक्ट पे, क्योंकि बी डीलर ट्रेडिंग करता है तो इस पर एक्साइज एप्लीकेबल नहीं होगा, इस पर वैट एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे 81 रुपये जो टैक्स है वो 1613 रुपये में जोड़ा जाएगा और टोटल जो फाइनल प्राइस हो जाएगा 1693 रुपये। यहाँ पे यदि आप देखें तो टैक्स जो रिसीव हुआ है वो 81 रुपये रिसीव हुआ है। यहाँ पे जो ऑलरेडी बी टैक्स पे कर चुका है 144 रुपये के रूप में ए को, उसको यह इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसका कारण यह है कि इसने जो टैक्स पे किया है वो एक्साइज टैक्स था और आगे ये जो टैक्स अभी प्राप्त कर रहा है ये वैट है, तो इस तरह से ये इसमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली इसको ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 81 रुपये के बीच में। इसी तरह से बी ने सी को बेचा माल 1693 रुपये की कॉस्टिंग के साथ, जो कि कॉस्टिंग सी को पड़ी है।
सी इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है 339 रुपये, जो कि 20% है। फाइनली 2032 रुपये का सेलिंग प्राइस आपके पास अवेलेबल हो जाता है। सी भी आगे ट्रेडिंग करता है तो वो अपना 5% टैक्स और जुड़ जाता है 102 रुपये। फाइनली प्राइस 2134 रुपये। अब क्योंकि सी ने वैट को रिसीव किया है और सी ने बी को 81 रुपये वैट के रूप में पे कर चुका है पहले से, तो फाइनली इसे 21 रुपये टैक्स जमा करवाना है। 81 रुपये पहले से ही सी बी को पे कर चुका है वैट के रूप में, और इस तरह से इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा 81 रुपये का। फाइनली इसे 21 रुपये जमा करवाने हैं एज अ टैक्स। अब यहाँ पे डी की बात करते हैं। डी भी 2134 रुपये का यही प्रोडक्ट खरीद लेता है और अपना प्रॉफिट मार्जिन 20% जोड़ देता है और इसका सेलिंग प्राइस हो जाता है 2560 रुपये। लेकिन क्योंकि डी को माल बेचना है अब दूसरी स्टेट में, क्योंकि हम अभी हरियाणा स्टेट में हैं और अब अगला जो माल बेचना है हमने वो पंजाब में बेचना है, तो डी जब ये माल बेचेगा पंजाब में तो अब अपने बिल पे ये CST टैक्स लगाकर बेचेगा। तो 2560 रुपये के ऊपर 307 रुपये जोड़े जाएंगे और 2868 रुपये अब फाइनल प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि CST की इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं प्राप्त कर पाएगा डी, क्योंकि इसने यह माल दूसरी स्टेट में बेचा है। तो फाइनली इसको 307 रुपये एज अ टैक्स जमा करवाने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में जो ई डीलर है उसने यह सामान 2868 रुपये में डी से खरीदा। इसमें उसने अपना प्रॉफिट 20% जोड़ा 574 रुपये और 3441 रुपये का सेलिंग प्राइस इसने रखा। अब इसने क्योंकि पंजाब स्टेट में माल बेचना है तो 413 रुपये वैट के जोड़े और फाइनली 3854 रुपये इस पे फाइनल प्राइस अवेलेबल हो गया। परंतु यहाँ पे इस पर किसी भी तरह का टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने CST पे किया है और आगे से वैट को प्राप्त किया है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो जो टैक्स रिसीव हुआ है 413 रुपये पंजाब गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इससे 307 रुपये जो इसने पहले पे किए थे परचेज पे, जो हमारे पास ऊपर है, वो उसका किसी भी तरह से क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। फाइनली ई ने एफ को माल बेचा 3854 रुपये का 771 रुपये प्रॉफिट के साथ। सेलिंग प्राइस अब 4625 रुपये हो चुका है। वैट 555 रुपये जोड़ा और फाइनल प्राइस 5180 रुपये। टैक्स पे करने के पश्चात अब टैक्स पेमेंट के लिए अब यहाँ पे 413 रुपये इसने पे कर चुका है एफ और 555 रुपये इसने सेल्स में टैक्स को प्राप्त किया है वैट को। तो दोनों का जो अंतर है वो इसको जमा करवाना है एज अ टैक्स। तो 142 रुपये इसको जमा करवाने हैं। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है 413 रुपये का। फाइनली एफ ने जी को माल बेचा 5180 रुपये का। अपना प्रॉफिट जी ने जोड़ा और सेलिंग प्राइस 6216 रुपये। फिर से टैक्स जोड़ा गया वैट 746 रुपये। फाइनली कस्टमर को ये प्रोडक्ट जो पड़ा है वो 6962 रुपये का पड़ा है। यहाँ पे जी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा 555 रुपये का, क्योंकि वह इसे पे कर चुका है जब इसने इसे परचेज किया है। तो अल्टीमेटली इसको 191 रुपये का टैक्स पे करना है। यदि आप यहाँ देखें तो फाइनल प्राइस इस प्रोडक्ट का 6962 रुपये कस्टमर को पड़ा है और टोटल जो टैक्स पे किया गया है वह 1298 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को पे हुआ है।